आज एजुकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। एजुकेशन का मतलब क्या होता है? शिक्षा क्या है? पढ़ने लिखने का ज्ञान। अच्छा, और कैसे डिफाइन करेंगे? बैठ करेंगे। शिक्षा संस्कृत के शिक्ष शिक्षा संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखलाना। शिक्षा के बारे में भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार से व्याख्या की, जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षा के बारे में बतलाया और कहा कि शिक्षा सभी स्त्री और पुरुष में निहित है। कोई भी स्त्री या पुरुष ऐसा नहीं है जिसमें शिक्षा निहित ना हो, बस उसे अंदर से बाहर निकालने की आवश्यकता है। गांधी जी ने शिक्षा के बारे में बतलाया, बालक और मनुष्य का सर्वांगीण विकास ही शिक्षा है। मन, आत्मा और बुद्धि का विकास ही शिक्षा कहलाता है। जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षा के बारे में बतलाया कि शिक्षा एक ऐसे स्थान पर होनी चाहिए जहाँ का वातावरण शांत, शहर से दूर होनी चाहिए। इस तरह से शिक्षा के बारे में भिन्न भिन्न विद्वानों ने व्याख्या की। अगर पौराणिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा की हम तुलना करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि जो पौराणिक शिक्षा हुआ करती थी गुरुकुल में हुआ करती थी और वहाँ पर सभी प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। अगर कोई राजा हो या रंक हो, सभी के बच्चे एक साथ गुरुकुल में रहते थे और शिक्षा ग्रहण करते थे। शिक्षा ग्रहण के बाद उन्हें जंगल में लकड़ी लाने के लिए बोला जाता था। क्यों बोला जाता था? कि उनमें दायित्व का विकास हो और उनमें ये भावना नहीं हो कि हम राजा परिवार से, रंग परिवार से, हमें एक जैसा कार्य करना है। इसलिए पहले की जो
शिक्षा व्यवस्था की संस्कार युक्त शिक्षा की, शिक्षा के साथ साथ उन सभी विद्यार्थियों में संस्कार का सुबह उठना, फिर पढ़ना, फिर क्रियाकलाप करना, भोजन करना, आराम करना और फिर शाम के वक्त उन्हें इस तरह का दायित्व दिया जाता था जिससे अपने दायित्व को सही पूर्वक निर्वाह कर सके। आज की जो शिक्षा व्यवस्था है, विद्यार्थियों को शिक्षा तो मिल जाती है लेकिन उनमें संस्कार की कमी है। आज का विद्यार्थी बड़ा कंपनी में कार्य करता है लेकिन जो संस्कार होना चाहिए वो संस्कार की कमी रह गई है। शिक्षा जीवन पर्यंत चलती है और कोई भी स्त्री या पुरुष ऐसा नहीं है जिसमें संपूर्ण ज्ञान हो। आज हम कुछ सीखते हैं, कल भी कुछ सीखते हैं और हमेशा सीखते रहेंगे। शिक्षा विकास की सीढ़ी है और यह हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाती है। जब हम एक वर्ष की योजना बनवाते हैं तो फसल लगाते हैं, पंचवर्षीय योजना बनवाते हैं तो पेड़ पौधे लगाते हैं, कल कारखाने लगाते हैं। लेकिन अगर पूरे मानव संसाधन का विकास करना है तो शिक्षा का विकास करते हैं और जब तक शिक्षा का विकास नहीं होगा किसी परिवार का विकास नहीं होगा और जब परिवार का विकास नहीं होगा तो समाज का विकास नहीं होगा और जब समाज का विकास नहीं होगा तो देश का विकास नहीं होगा। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा का विकास किया जाए। आज देखा जा रहा है कि जिस तरह से शिक्षा का विकास होना चाहिए नहीं हो पा रहा है। साक्षर दर भले ही ज्यादा हो लेकिन अगर हम सर्वेक्षण करते हैं तो हमें पता चलता है कि अभी भी भारत जैसे देश का पूर्ण विकास नहीं हो पाया। गांव और शहर का तुलना करते हैं तो शहर की स्थिति कुछ हद तक अच्छी है लेकिन गांव का जब सर्वेक्षण करते हैं तो गांव में अभी भी पिछड़ापन है। गांव के जो व्यक्ति उनकी आर्थिक स्थिति अभी भी अच्छी नहीं है क्योंकि रोजगार की कमी है और जब उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो अपने बच्चों को शिक्षित नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि सरकार गांव के लिए बहुत कुछ योजना बनाई है लेकिन वो योजना पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाई है। इसलिए भारत जैसे देश को अभी विकसित होने में बहुत समय लगेगा। अभी विकास की ओर है, विकासशील देश कहा जाता है। इसलिए जब तक शिक्षा का पूर्ण विकास नहीं होगा तब तक
संपूर्ण देश का विकास नहीं हो सकता है, और उसके लिए यह आवश्यक है कि सबसे पहले भारत की जनसंख्या जो तीव्र गति से बढ़ रही है उसको नियंत्रण करना होगा, और जब तक जनसंख्या को नियंत्रण नहीं किया जाएगा तब तक प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलेगा। अगर अभी से इस तरह की सोच हो कि जनसंख्या को नियंत्रण किया जाए तो आने वाला समय में निश्चित रूप से भारत का विकास होगा। आज शिक्षित नहीं होने के कारण व्यक्तियों की यह सोच होती है कि जितना बड़ा परिवार होगा उतना आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, जो कि गलत है। इसलिए सबसे पहले अपनी सोच को बदलना होगा, तभी विकास हो सकता है। दूसरी बात यह है कि शिक्षा का विकास करना है तो सबसे पहले प्राथमिक विद्यालय का विकास करना होगा, क्योंकि जो विद्यार्थी होते हैं अगर प्राथमिक विद्यालय में उन्हें शिक्षा सही ढंग से मिलेगा तो निश्चित रूप से उनका विकास होगा। भारत जैसे देश में देखा जाए तो जो प्राथमिक विद्यालय सरकारी विद्यालय और भारत के 70% विद्यार्थी सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं। सर्वेक्षण यह बताता है कि सरकारी विद्यालय की स्थिति अच्छी नहीं है, और जब उनका पूर्ण विकास नहीं होगा तब तक बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं होगा। जैसा कि कहा जाता है किसी देश और राज्य की शिक्षा पद्धति तभी सही हो सकती है जब हम प्राथमिक विद्यालय का पूर्ण रूप से विकास करेंगे, क्योंकि बचपन में जो बातें हमें सिखाई जाती हैं वही आगे चलकर बच्चों को प्रभावित करता है। इसलिए किसी परिवार, समाज, राज्य और देश का अगर विकास करना है तो सबसे पहले शिक्षा का विकास करना होगा। अब प्रश्न उठता है कि शिक्षा कितने प्रकार की होती है। मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। औपचारिक शिक्षा, जिसको फॉर्मल एजुकेशन करते हैं। दूसरा अनौपचारिक शिक्षा, जिसको इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। औपचारिक शिक्षा क्या है? औपचारिक शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर जो शिक्षा दी जाती है उसको औपचारिक शिक्षा कहते हैं। जैसे विद्यालय, महाविद्यालय, कोचिंग संस्थान, क्या होता है कि वहां पर एक निश्चित समय में विद्यार्थी आते हैं और शिक्षा ग्रहण करते हैं। उसका एक निश्चित स्थान है। जैसे ये महाविद्यालय है, वो विद्यालय है, तो वहां क्या है कि समय पर जाना और समय पर शिक्षा ग्रहण करना और समय पर लौटना। अनौपचारिक शिक्षा क्या है
कि उसका कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। इस प्रकार की शिक्षा कहीं भी किसी से प्राप्त की जा सकती है। जैसे यहाँ से शिक्षा ग्रहण करने के बाद अगर हम बस में बैठते हैं, टेम्पो में बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं और वहाँ जो आपस में बातें होती हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि उनके द्वारा हमें कुछ जानकारी प्राप्त होती है। तो इस तरह की शिक्षा को क्या कहते हैं? अनौपचारिक शिक्षा। ये कहीं भी प्राप्त हो सकती है। इस तरह से और भी कहा जा सकता है कि खेल का मैदान में भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के प्लेयर्स होते हैं और उसमें दो टीम होता है। एक का अलग कप्तान होता है, दूसरे का अलग कप्तान होता है। और जब कप्तान का जिम्मेदारी दिया जाता है तो उनको लगता है कि मैं ही इस खेल को जीतूं। प्लेयर्स को लगता है कि मेरा ही टीम आगे बढ़े। इस तरह से कप्तान को नेतृत्व की भावना जागृत होती है, नेतृत्व करने की क्षमता होती है। प्लेयर्स को भी एक ऐसा होता है महसूस कि हम ही आगे बढ़े। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि इस प्रकार की जो शिक्षा होती है इसको क्या कहते हैं? अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा हो या अनौपचारिक शिक्षा, उससे हम जिंदगी भर सीखते हैं और कोई भी पूर्ण विकास नहीं कर पाए। तो इसी को क्या कहते हैं? शिक्षा कहते हैं। और शिक्षा ही मानव को परिवर्तन करता है। सैकड़ों वर्ष अगर हम देखते हैं तो जो यात्रा होती थी बैलगाड़ी के माध्यम से व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। उस समय उतना टेक्नोलॉजी नहीं था, लेकिन जैसे जैसे शिक्षा का विकास हुआ, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, जो व्यक्ति पहले बैलगाड़ी से जाते थे आज रेलगाड़ी से जा रहे हैं, हवाई जहाज से जा रहे हैं। ये क्या है? शिक्षा का ही देन है। पहले क्लास में इस तरह की पढ़ाई होती, लेकिन आज तकनीक इतना विकास हो गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बड़े बड़े विद्यालय में, महाविद्यालय में शिक्षा दी जाती है और उसको पूरे संसार से कनेक्ट कर दिया जाता है कि जो भी शिक्षक अगर कुछ शिक्षा देते हैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उसे किसी भी शहर में, किसी भी स्थान में देखा जा सकता है। तो यही शिक्षा है। शिक्षा की विशेषताएं क्या है? पहला, शिक्षा गतिशील है। गतिशील का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। जैसे अगर आप कुछ सीख रहे हैं यहाँ से, तो इसी सीखने की प्रक्रिया को आप अपने गांव में बदला सकते हैं, अपने शहर में बदला सकते हैं,
तो क्या कहा जा सकता है कि शिक्षा गतिशील है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। शिक्षा को अगर देखा जाए तो अगर हम मुख्य रूप से क्या कहें, एक लाइन में खींचते हैं तो ये हो गया टीचर, ये हो गया स्टूडेंट, है ना। तो अगर शिक्षा को व्याख्या करें तो शिक्षक और छात्र को एक स्थान पर रहना पड़ता है। अगर दोनों अलग हैं तो शिक्षा का विकास नहीं किया जा सकता। अगर सिर्फ टीचर है और स्टूडेंट नहीं है तो इसका कोई औचित्य नहीं है, और अगर सिर्फ स्टूडेंट है और टीचर नहीं है तो इसका कोई औचित्य नहीं है। लेकिन अगर दोनों हैं तो शिक्षक जो भी बताएंगे विद्यार्थी समझेंगे। इस तरह से कहा जाता है कि शिक्षा द्विध्रुवी प्रक्रिया है, दो ध्रुव, एक ये ध्रुव दूसरा ये ध्रुव। कुछ विद्वानों का कहना है कि शिक्षा त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। सिर्फ शिक्षक और छात्र का होना ही काफी नहीं है, बल्कि एक होता है एस सिलेबस। कहने का मतलब यह है कि सिलेबस या समाज एक ऐसा सिलेबस तैयार होगा जो कि विद्यार्थी को किस तरह से प्रभावित करेगा। अगर ग्रेजुएशन जैसे आप अंग्रेजी के विद्यार्थी हैं और अगर हम इतिहास बताएंगे तो आपके लिए वो शिक्षा काफी नहीं है, आपको उसी अनुसार एक सिलेबस तैयार करना है। और जब तक सिलेबस, अगर आपको इंजीनियरिंग पढ़ाएंगे तो भी बेकार है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि शिक्षा सिर्फ द्विध्रुवी प्रक्रिया नहीं है। द्विध्रुव मतलब एक दो। कुछ विद्वानों का कहना है शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया, त्रिमुख यानी कि ट्रिपोलर सिस्टम, त्रिध्रुवी प्रक्रिया। एक ध्रुव ये, दूसरा ध्रुव ये, तीसरा ध्रुव ये। मतलब सिर्फ टीचर स्टूडेंट का ही महत्व नहीं है जब तक सिलेबस नहीं होगा। किस तरह का सिलेबस होना चाहिए जो एक दूसरे को प्रभावित, समाज को प्रभावित कर सकता है। शिक्षा समाज को किस तरह से प्रभावित करता है? तो शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है और उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से समाज को बहुत सुविधा प्राप्त हुआ है। अगर आज शिक्षा का विकास नहीं होता तो टेक्नोलॉजी का विकास नहीं होता। आज ये ट्रेन नहीं होता, ये बल्ब नहीं होता, ये लाइट नहीं होता, चांद पे नहीं पहुंच पाते, समुद्र में पुल नहीं बना पाते। इसलिए कहा जा सकता है कि शिक्षा का समाज पर बहुत अधिकार है और समाज को बहुत अच्छी ढंग से सुविधाएं प्रदान की है। दूसरा है कि समाज किस तरह से शिक्षा को प्रभावित करता है। तो समाज के जो व्यक्ति होते हैं शिक्षा के द्वारा उनकी सोच अलग हो जाती है और शिक्षा के लिए बहुत कुछ ऐसा कार्य कर देते हैं जिससे शिक्षा आगे बढ़ती है। इस तरह से कहा जा सकता है कि शिक्षा विकास की सीढ़ी है और जो हम अंधेरे में हैं
कहने का तात्पर्य है कि जो हम ज्ञान से दूर हैं उस ज्ञान को समुचित विकास के लिए आगे बढ़ाता है। और इस तरह से देखा जाए तो शिक्षा जीवन पर्यंत चलती है और शिक्षा के माध्यम से हम बहुत कुछ सीखते हैं, विकास करते हैं। किसी के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो पहले हल बैल के माध्यम से जुताई होती थी, लेकिन शिक्षा का विकास हुआ तो ट्रैक्टर का विकास हुआ जो बहुत कम समय में जमीन को कोड़ देता है और विकास की ओर अग्रसर होता है। पहले का जो बीज होता था उससे बहुत कम उपज होती थी, लेकिन आज आधुनिक युग में ऐसे ऐसे बीज हैं जिससे उपजाऊ ज्यादा होता है। इस तरह से कहा जा सकता है कि शिक्षा ही विकास को आगे ले जाता है और आने वाले समय में निश्चित रूप से भारत जैसे देश का पूर्ण विकास होगा। जब संपूर्ण भारतवर्ष में शिक्षा का विकास होगा तो निश्चित रूप से जो जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है उसको नियंत्रण किया जा सकता है। पहले भारतवर्ष विश्व का दूसरा देश हुआ करता था जिसमें जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही थी। चीन पहला था, लेकिन अभी जो सर्वेक्षण हुआ है तुलना किया जाए तो भारत देश आगे है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि संपूर्ण देश में शिक्षा का पूर्ण विकास हो, तभी कोई राज्य या देश का विकास हो सकता है। यही शिक्षा है।